तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज से यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का आगमन। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि आखिर यूरोपीय व्यापारिक कंपनी भारत क्यों आई, उसका उद्देश्य क्या रहा। देखिए, यूरोपीय ऐसा नहीं है कि भारत और यूरोप के साथ व्यापार व्यापार की शुरुआत आधुनिक काल में प्रारंभ हुई, बल्कि यूनानी शासन काल से ही, जब यूरोप में यूनानियों का शासन था, तभी से भारत और यूनान के मध्य व्यापार चल रहे थे। लेकिन 1453 ईस्वी में जब कस्तुतुनिया का पतन होता है, तो कस्तुतुनिया के पतन के साथ ही हम देखते हैं कि भारत और यूरोप के बीच जो व्यापारिक संबंध थे, उनमें एक प्रकार से कुछ समय के लिए ठहराव आ जाता है। अब आप कहेंगे ये कस्तुतुनिया कौन है, कहाँ है? ठीक है, तो जिसको आज आप टर्की के नाम से जानते हैं, ठीक है, टर्की का नाम सुने हैं ना? हाँ, तो उसी की पूर्वी तुर्की की राजधानी हुआ करती थी कस्तुतुनिया। और जो तुर्की है वो एशिया और यूरोप के मध्य एक द्वार है। और जब उस्मानिया सल्तनत की स्थापना हुई, उस्मानिया सल्तनत ने जब कस्तुतुनिया पर कब्जा कर लिया, यानी आप ऐसे समझें कि यूरोप और भारत के मध्य व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से ही थे। लेकिन जब इस्लाम का उद्भव हुआ तो पूरे मध्य एशिया में इस्लाम का प्रसार हुआ और मध्य एशिया पर इस्लामिक शासकों का आधिपत्य स्थापित हो गया। और इसी में कस्तुतुनिया का पतन हो गया और वहां पर उस्मानिया सल्तनत का साम्राज्य स्थापित हो गया। और उस्मानिया साम्राज्य ने जो व्यापारिक मार्ग था उस पर कब्जा कर लिया और व्यापार को बाधित कर दिया। यूरोप और भारत के साथ जो व्यापार होते थे, उन व्यापारिक मार्गों पर उनका कब्जा हो गया। अब चूंकि यूरोप एक ठंडी जलवायु वाला प्रदेश है और यूरोप गर्म मसाले के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देश पर आश्रित थे, जैसे भारत और इंडोनेशिया, जहां पर बड़े पैमाने पर गर्म मसाले का उत्पादन किया जाता है। तो जो यूरोप का मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी है ना, ये सब देश, वो ठंडी जलवायु वाला प्रदेश था और वहां के लोग अधिकांशतः मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उनको गर्म मसाले की आवश्यकता थी और मसाले के लिए वो आश्रित थे। तो उसी समय यूरोप अंधकार के युग से बाहर निकल करके यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। अब बोलेंगे पुनर्जागरण क्या था? एक प्रकार से समझिए कि एक मूवमेंट था, आंदोलन था पुनर्जागरण, जिसने पुनर्जागरण ने जो पुरानी सोच थी उस सोच को परिवर्तित किया। पुरानी सोच को परिवर्तित करके एक आधुनिक सोच की सूत्रपात की और उस आधुनिक सोच की सूत्रपात के फलस्वरूप विज्ञानवाद और मानवतावाद अस्तित्व में आया। नए नए अनुसंधान हुए यूरोप में, खोज, अनुसंधान मीन्स रिसर्च, खोज। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि यूरोपीय देशों में जब विज्ञान का प्रचार और प्रसार हुआ तो उस विज्ञानवाद ने यूरोप को और आगे बढ़ाया। वहां पर जो नए नए उत्पादन केंद्र स्थापित हुए, उत्पादन मतलब फैक्ट्री, माल वस्तु बनाने वाली फैक्ट्री। लेकिन दिक्कत क्या था कि उन फैक्ट्रियों के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था, कच्चा माल चाहिए था, वो वहां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था। और भारत प्राचीन काल से ही संसाधन संपन्न क्षेत्र था। मध्यकाल में ही कई ऐसे यूरोपीय व्यापारी जो भारत आए, उन्होंने भारत के संसाधन की बहुलता का या धन संपदा का बहुत चर्चा किया, अपने देश में वर्णन किया। तो भारत की यही संसाधन की उपलब्धता ने उन देशों को भारत की ओर आकर्षित किया। समझ में आ रहा है बात? उन देशों को भारत की ओर आकर्षित किया। दूसरा, गर्म मसाले की आवश्यकता जो उनको चाहिए ही चाहिए था। तो जब स्थलीय मार्ग बंद हो गया, स्थलीय मार्ग पर जब इस्लामिक शासकों का नियंत्रण स्थापित हो गया,
तो अब नए मार्ग की खोज की आवश्यकता पड़ गई। और इस समय यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ, उस पुनर्जागरण ने नए नए खोजों को जन्म दिया, जिसमें से एक भौगोलिक अन्वेषण भी महत्वपूर्ण था। अन्वेषण मतलब खोज, भौगोलिक खोज। और उस समय इसमें अग्रणी भूमिका कौन निभाया? तो पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल का एक शासक था हेनरी द नेविगेटर, और उस हेनरी द नेविगेटर ने भारत के साथ समुद्री मार्ग के जरिए जुड़ा जाए, इसके लिए वहां के नाविकों को प्रोत्साहित किया, धन और संसाधन उपलब्ध कराया और कहा खोजिए, रास्ता खोजिए। इसी क्रम में 1487 ईस्वी में पुर्तगाल से लेकर के और केप ऑफ गुड होप बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिण अफ्रीका देश का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, उसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप का मतलब होता है एकदम कंजस्टेड, निकला हुआ, नुकीला। जैसे जब भारत का नक्शा हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से दक्षिण भारत को डिजाइन करते हैं, तो ये जो नुकीला निकला हुआ भाग है, इसी को केप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केप। और इसी को हम केप कमोरिन बोलते हैं, केप कमोरिन, कन्याकुमारी, ठीक है, उसको बोलते हैं केप कमोरिन। इसी तरह का हिस्सा दक्षिण अफ्रीका में भी है, जिसको हम केप ऑफ गुड होप और हिंदी में आशा अंतरिप बोलते हैं, या उत्तर माशा अंतरिप बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, जो कि यहां से हम लोग देखेंगे आगे। तो यहां से देख लेते हैं सबसे पहले। हाँ, तो 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप तक की रास्ते की खोज कर ली, यानी वो यूरोप से अफ्रीका पहुंच गए, और अफ्रीका से अब भारत तक की यात्रा के लिए आगे चल करके हम देखते हैं कौन आता है? वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा आता है। और उस समय वास्को डिगामा एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम अब्दुल मनीद हुआ करता था, उसकी सहायता से वो भारत तक की यात्रा संपन्न करता है, और फिर एक नए मार्ग की खोज होती है, ठीक है। भारत और यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग के जरिए फिर एक बार व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं, लेकिन उसी व्यापारिक संबंध के क्रम में हम देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक पुर्तगीज आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, डेनिश आए, और धीरे धीरे पहले तो वो व्यापार करने के उद्देश्य से आए, लेकिन चूंकि ये यूरोप जो है, शुरू से ही यूरोपीय देश साम्राज्यवादी मानसिकता वाले देश थे, जो कि हमेशा से उनकी दृष्टि इस बात पर रही कि दुनिया में अधिक से अधिक देशों को अपना गुलाम बनाया जाए, उपनिवेश बनाया जाए। तो एक व्यापारी के जरिए वो भारत में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे वो भारत को अपना गुलाम बना लेते हैं। ये पूरा सफर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यही सफर है कि कैसे वो व्यापारी के वेश में आए और किस तरह से उन्होंने भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और किस तरह से भारत को लूटा। ये पूरा आधुनिक भारत में हम सब इसी को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, और इस दौरान भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति कैसी रही, उन सब का वर्णन करेंगे। फिलहाल हमारा पहला चैप्टर शुरू होता है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का आगमन। देखिए, यूरोपीय कंपनी का स्थापना का क्रम क्या रहा? तो सबसे पहले पुर्तगीज, फिर अंग्रेज, फिर डच, और फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो यहां से सवाल पूछता है कि स्थापना के क्रम के हिसाब से बताइए कौन सा क्रम सही है। तो पहला, सबसे पहले पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच, और फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई। स्थापना वर्ष देख लीजिए कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1498 ईस्वी में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1602 ईस्वी को। फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1664 ईस्वी में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1731 ईस्वी में। तो सबसे पहले आपको आंसर करना है कि सबसे पहले किस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो
पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और कब हुई? तो 1498 में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तीसरा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। और चौथा याद रखेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। यानी कि ये चार हमको याद रहना चाहिए। कौन चार? तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी। भारत आगमन का क्रम रहा पहले पुर्तगीज, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी। सॉरी, स्थापना का क्रम ये रहा। आगमन का क्रम, आगमन के क्रम में सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, तब अंग्रेज आए और तब फ्रांसीसी आए। ठीक है, आगमन का क्रम यदि पूछे तो देखिए आगमन का क्रम यहां पे है। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम क्या है? पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर डेनिश और फ्रांसीसी आए। तो आपको ये दोनों ही याद कर लेना है कि किस कंपनी की स्थापना का क्रम याद रखना है। पहले पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, फिर अंग्रेज, फिर डच और तब फ्रांसीसी। लेकिन भारत आने में देखिए डच कंपनी बाद में बना, लेकिन भारत पहले आ गया। तो ये क्रम आपको याद रखना है। अब हम लोग पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए 1453 ईस्वी में कस्तुतुनिया का पतन हो गया। कस्तुतुनिया का पतन कब हुआ? 1453 ईस्वी में। और कस्तुतुनिया पूर्वी रोम की राजधानी हुआ करती थी। जहां अभी तुर्की है, वो तुर्की पहले रोमन साम्राज्य के अधीन आता था। ठीक है, तो कस्तुतुनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। और वहां पर हम देखते हैं कि आगे चल करके जो उस्मानिया सल्तनत है उसका कब्जा हो गया। और भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध कस्तुतुनिया से होकर के ही रास्ता जाता था। और जब उनका आधिपत्य हो गया तो हमारा स्थल मार्ग के जरिए जो व्यापारिक संबंध था, वो व्यापारिक संबंध क्या हो गया? बाधित हो गया, टूट गया। तुर्कों का यूरोप की ओर जाने वाला स्थल मार्ग पर अधिकार हो गया। और 1453 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तर मासा अंतरीप अर्थात केप ऑफ गुड होप की खोज की। देखिए केप ऑफ गुड होप की खोज कब हुई? ये याद रखेंगे। केप ऑफ गुड होप की खोज हुई 1453 में। ये 1487 होगा। ठीक है, इसको जरा करेक्ट कर लेंगे। केप ऑफ गुड होप की खोज हुई 1487 ईस्वी में, है ना, 1487 ईस्वी। और केप ऑफ गुड होप ये जगह का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है, उसको हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। और यूरोप से लेकर के केप ऑफ गुड होप तक की खोज 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने किया। तो यहीं से एक प्रश्न सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि केप ऑफ गुड होप की खोज या उत्तर मासा अंतरीप की खोज कब हुई? 1487 में। ठीक है, थोड़ा सा कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो जो लेटर आप देख रहे हैं ना, अब तालब्य श की जगह ये मूर्धन्य श ले लेते हैं। तो बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तर मासा अंतरीप की खोज कब की? 1487 में। रट जाना है। या आपसे पूछे कि उत्तर मासा अंतरीप की खोज किसने की? बार्थोलोमियो डियाज ने। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1498 ईस्वी में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1498 ईस्वी में। और भारत में उपनिवेश बनाने वाला प्रथम देश था पुर्तगाल। उपनिवेश का मतलब साधारण शब्द में समझिए कि जिसने भारत की शासन व्यवस्था को अपने अधीन कर लिया, अपना एक तरह से गुलाम बना लिया। तो सबसे पहले भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा जमाने वाला देश था पुर्तगाल। उसने तो ये प्रश्न भी पूछेगा कि भारत को सबसे पहले उपनिवेश बनाने वाला देश था पुर्तगाल, यानी भारत पर सबसे पहला कब्जा करने वाला यूरोपीय देश पुर्तगाल। वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप होते हुए, केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग के रास्ते भारत आया। और वास्को डिगामा 17 मई 1498 को भारत आया। ठीक है, और वास्को डिगामा जिस एक हिंदुस्तानी व्यापारी या गुजराती व्यापारी के सहायता से आया उसका नाम था अब्दुल मनीद। ठीक है, इसको करेक्ट करेंगे, अब्दुल मनीद की सहायता से वो भारत के कालीकट पहुंचा। ये हमारे टाइपिस्ट कुछ जल्दी में रहते थे। ठीक है, कहां पहुंचा?
कालीकट, ठीक है, कालीकट पहुंचा। और उस समय जो कालीकट का शासक था उसका नाम था जमोरीन, ठीक है, वो एक हिंदू शासक था जमोरीन। और जमोरीन कोई नाम नहीं होता था, बल्कि जमोरीन उस शासक का टाइटल था। क्या था? टाइटल था। तो जमोरीन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। और यह सवाल कई बार पूछा है, कालीकट है केरल में, ठीक है, तो यह सवाल कई बार पूछा जाता है कि वास्को डिगामा कहां पहुंचा भारत में, तो कालीकट। दूसरा पूछेगा कि उस समय कालीकट का शासक कौन था, जमोरीन। या ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है कि वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया, जमोरीन ने किया। किसने किया? जमोरीन ने किया। और वास्को डिगामा भारत से क्या लेकर के वापस गया? मसाला लेकर के वापस गया। क्या लेकर के वापस गया? मसाला। और वो मसाला यूरोप में 60 गुना अधिक दाम पर बिका। कितना? 60 गुना। यानी 1 रुपया का सामान वो यूरोप में 60 रुपया में जाकर के बेचा, मसाला। सोचिए, 60 गुना अधिक फायदा था उसको। तो इसका लाभ पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आ चुका था कि भारत के साथ व्यापार करने का फायदा क्या है। 1500 ईस्वी में दूसरा व्यापारी जो भारत आया उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ठीक है, जो लिस्बन से भारत की यात्रा पर 9 मार्च को, ठीक है, 1500 ईस्वी में 9 मार्च, ये एक 9 एक्स्ट्रा है, ठीक है, जहाँ जहाँ थोड़ा सा त्रुटि हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, उसको ठीक करेंगे, बाद में इसको ठीक करेंगे। 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा फिर से भारत आया। देखिए यहां से सवाल क्या क्या है। पहला सवाल कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा। आंसर देते जाइए। वास्को डिगामा भारत कब आया? 17 मई 1498 को। तीसरा सवाल कि वास्को डिगामा कहां आया भारत में? चौथा सवाल, उस समय कालीकट का शासक कौन था? जमोरीन। और वास्को डिगामा भारत से क्या लेकर के वापस गया? मसाला। वो मसाला यूरोप में कितने गुना अधिक दाम पर बिका? 60 गुना। और भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ठीक है, मेरे शब्द के साथ दोहराइएगा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ठीक है। ये 9 मार्च 1500 ईस्वी को लिस्बन से भारत पहुंचा, ठीक है, 9 मार्च 1500 ईस्वी को। और वास्को डिगामा फिर 1502 ईस्वी में भारत आया। तो यह भी सवाल पूछेगा कि वास्को डिगामा दोबारा भारत कब आया? 1502 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क भारत आया। अल्बुकर्क कब भारत आया? 1503 ईस्वी में। रटते चले जाएंगे, ठीक है। अल्बुकर्क कब भारत आया? 1503 ईस्वी में। देखिए अब तीन व्यापारिक यात्री का नाम हो गया। वास्को डिगामा आया 17 मई 1498 को। उसके बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आया 9 मार्च 1500 ईस्वी को। और तीसरा जो आया 1503 में अल्बुकर्क आया। और अल्बुकर्क ने पुर्तगीजों का कार्यालय ये यहां पर जो है ना, वो कार्यालय स्थापित किया था कोचीन में। कहां स्थापित किया? कोचीन में। और उसका लक्ष्य क्या था? मसाले का व्यापार। अल्बुकर्क ने अपना कार्यालय कहां स्थापित किया? कोचीन में। तो आपसे सवाल क्या पूछेगा कि प्रथम पुर्तगीज मुख्यालय कहां स्थापित किया गया, तो और कब? तो 1503 में कोचीन में, ठीक है, 1503 में कोचीन में। कैब्रल के अभियान के उपरांत पुर्तगाल ने पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य होने वाले संपूर्ण व्यापार का एकाधिकार करने का निश्चय किया। जब पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जब भारत से वापस पुर्तगाल गया, तो अब पुर्तगालियों को यह लगा कि जो यूरोप और भारत के बीच व्यापार हो रहा है वो कितना लाभदायक है। तो वो निश्चय किया कि नहीं, अब हम इस संपूर्ण व्यापार पर अपना कब्जा जमाएंगे, एकाधिकार स्थापित करेंगे, ठीक है, एकाधिकार स्थापित करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग की स्थापना कोचीन में की। दुर्ग का मतलब होता है किला, है ना। एक वहां पर अपना एक किलेबंदी करके एक स्थान अपने लिए बनाया, जहां पर व्यापारिक वस्तु को लाया जाता था और उसको फिर वहां से यूरोप भेजा जाता था, ठीक है। दुर्ग का मतलब होता है किला, बाउंड्री वॉल बड़ा वाला। हालांकि अभी बाउंड्री वॉल उस तरह का नहीं हुआ, लेकिन किलेबंदी की एक स्थान अपने लिए बनाया जहां से कि वो व्यापार करते। 1505 ईस्वी में
1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत आता है, ठीक है। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बना। तो यहां से सवाल पूछता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन बना, तो वो नाम होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नाम लीजिए जरा, फ्रांसिस्को। हाँ, और जब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बोलने में नहीं आए, सीधा अल्मेडा बोल दीजिएगा क्या। तो प्रथम पुर्तगीज गवर्नर कौन था? हाँ, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कब बना? 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बना। और अल्मेडा ने अजानीवा, कीवा, बेसिन और कोचीन के किले का निर्माण करवाया, ठीक है। किलेबंदी की 4 जगह की, अजानीवा, कीवा और बेसिन और कोचीन, यानी ये चारों जगह वो क्या किया? अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। कौन? अल्मेडा ने, ठीक है। उसके बाद देखिए, अल्मेडा ने 1509 ईस्वी में मिस्र, टर्की और गुजरात का उस समय शासक हुआ करता था महमूद बेंगरा। पूरा नाम था महमूद बेंगरा। और इस तीनों की संयुक्त सेना को पराजित किया, यानी मिस्र की सेना, टर्की की सेना और गुजरात की सेना ने मिलकर के अल्मेडा पर हमला किया, लेकिन इस तीनों की संयुक्त सेना को क्या कर दिया? हरा दिया, पराजित कर दिया। और इसी के साथ फिर एक जगह है ओरमुज पर पुर्तगालियों का, किसका होगा? पुर्तगाली का कब्जा हो गया, ठीक है। पुर्तगाली का कब्जा हो गया 1509 में। तो ये जब पूछे, ओरमुज एक जगह है जो फारस की खाड़ी में स्थित था, ठीक है। फारस बोलते हैं ईरान को। किसको बोलते हैं? फारस, ईरान। और ईरान से जो सटा हुआ समुद्र है उसको फारस की खाड़ी कहते हैं। आप मैप पे जाएंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये उपलब्धि रही किसका? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। यहां से कुछ सवाल जो कि पूछे जा सकते हैं या हमको याद रखना है, तो हम आपसे सवाल प्रश्नोत्तर शैली में पूछेंगे और आपको जवाब देना है। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन बना? अल्मेडा। कब बना? 1505 में। और अजानीवा, कीवा और बेसिन और कोचीन की किलेबंदी किसने करवाई? अल्मेडा ने करवाई। ओरमुज पर कब्जा किसने किया? किसके काल में हुआ ये? अल्मेडा के काल में हुआ। कब हुआ? 1509 में। और इसके अलावे टर्की और गुजरात की संयुक्त सेना, मिस्र, टर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? अल्मेडा ने। महमूद बेंगरा जो है ना, गुजरात के शासक का नाम है, ठीक है। महमूद बेंगरा गुजरात के शासक का नाम है। और गुजरात के शासक और पुर्तगालियों के बीच बनती नहीं थी, तो अल्मेडा किया, है ना। पुर्तगाली सेना पराजित कर दिया। वैसे पहले 1508 में एक चौल का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसका 1508 में चौल का युद्ध हुआ। उस चौल के युद्ध में पुर्तगाली पराजित हो गए थे महमूद बेंगरा से, अर्थात गुजरात की सेना ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था। लेकिन अल्मेडा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने खुद को और मजबूत किया और महमूद बेंगरा को लगा कि अब अकेले इस पर पार नहीं पाया जा सकता है, तो वो मिस्र और टर्की से सहायता मांगता है। और मिस्र, टर्की और गुजरात की तीनों संयुक्त सेना को अल्मेडा ने पराजित कर दिया, ठीक है। अल्मेडा ने पराजित कर दिया। तो इसको बोलते हैं दीव का युद्ध। ये जिस युद्ध में अल्मेडा ने उनको हराया था उसको बोलते हैं दीव का युद्ध। दमन द्वीप का नाम सुने ना? हाँ, तो दीव गुजरात से ही सटा हुआ है, ठीक है। अभी वर्तमान में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है दमन द्वीप, ठीक। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद देखिए अगला गवर्नर बन के आया अल्बुकर्क। भारत का अगला गवर्नर कौन बना? अल्बुकर्क, ठीक है। और अल्बुकर्क की उपलब्धि क्या रही सो देखिए। सबसे पहला कि अल्बुकर्क कब भारत का गवर्नर बना, तो 1509 ईस्वी में। अल्बुकर्क भारत का गवर्नर कब बना? 1509। 1509 ईस्वी से लेकर 1515 ईस्वी तक अल्बुकर्क भारत का गवर्नर रहा। कब तक रहा? 1509 से 1515 ईस्वी। और 1510 ईस्वी में इसने गोवा को जीत लिया। सवाल पूछता है कि गोवा को किसने जीत लिया? अल्बुकर्क ने। कब जीत लिया? 1510 में। और किससे छीना गोवा को? तो बीजापुर। उस समय बीजापुर एक राज्य हुआ करता था, ठीक है।
तो बीजापुर से गोवा को छीन लिया। किसने? अल्बुकर्क ने। और गोवा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि गोवा आगे चल करके पुर्तगालियों की राजधानी बनी थी। ठीक है, 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन से अपना मुख्यालय गोवा स्थानांतरित किया था। तो वो आगे देखेंगे, जब उस समय गवर्नर नीनो डी कुन्हा हुआ करता था। गोवा विजय के साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अर्थात ये पहली बार था कि पुर्तगालियों ने किसी राज्य से किसी क्षेत्र को विजित किया था, यानी छीन लिया था, जीत लिया था। और यहीं से पुर्तगालियों की क्षेत्रीय साम्राज्य की शुरुआत होती है। ठीक है, अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क का यह मानना था कि भारत में अधिक से अधिक पुर्तगाली जनसंख्या होना चाहिए, आबादी होना चाहिए। तो इसके लिए उसने एक पॉलिसी चलाया, और पॉलिसी यह था कि पुर्तगाली पुरुष का विवाह भारतीय स्त्रियों के साथ हो, इसको उसने प्रोत्साहित किया। और उसका मानना था कि इससे पुर्तगाली आबादी में वृद्धि होगी। उसने विजयनगर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। देखिए, विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत में आप पढ़े होंगे, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, जहां का शासक कृष्णदेव राय, विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय, और उनके साथ अल्बुकर्क के संबंध बहुत अच्छे थे, मैत्रीपूर्ण संबंध थे। और उस समय विजयनगर साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन बाद में चल करके तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, टूट गया। ठीक है, टूट गया। हाँ, 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। ये सवाल पूछता है। देखिए, पहला गवर्नर अल्मेडा था, लेकिन आपसे पूछेगा कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आंसर लेंगे अल्बुकर्क। क्योंकि अल्बुकर्क ने पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया, भारत में सेना को शक्तिशाली बनाया, और यह भारत का दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था, ये तो देख ही लिए। इसने भी कोचीन को ही अपना मुख्यालय बनाया, और 1511 ईस्वी में इसने मलक्का पर अधिकार कर लिया। ठीक है, मलक्का पर अधिकार कब कर लिया? 1511 ईस्वी में। गोवा पर कब अधिकार कर लिया? 1510 ईस्वी में। और 1515 ईस्वी में इसने हरमुज पर अधिकार कर लिया। हरमुज ये भी एक जगह का नाम है जो फारस की खाड़ी में स्थित है। तो आपसे 3 सवाल पूछेगा, गोवा कब जीत लिया, तो आंसर लेंगे 1510। और किससे जीता, तो बीजापुर से। ठीक है, इसमें ये 3 बात याद रखना है। बाकी आपसे पूछे कि मलक्का पर कब कब्जा कर लिया, मलक्का पर कब कब्जा कर लिया, तो 1511 में। और होरमुज पर पूछे तो होरमुज पर तो 1515 ईस्वी में। और ये तीनों कौन किया? अल्बुकर्क किया। तो अल्बुकर्क की उपलब्धि में गोवा, मलक्का और होरमुज याद रखेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट गवर्नर था वो था नीनो डी कुन्हा। अगला पुर्तगीज गवर्नर हुआ नीनो डी कुन्हा। ठीक है, नीनो डी कुन्हा 1529 से लेकर के 1538 तक शासन किया नीनो डी कुन्हा, और इसने मोम्बासा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, मोम्बासा यहाँ नहीं है, भारत में नहीं है, अफ्रीका में। ठीक है, तो मोम्बासा पर किसने अधिकार कर लिया? नीनो डी कुन्हा ने। और सेंट थॉमे और हुगली में, ये सेंट थॉमे तमिलनाडु में स्थित जगह है, सेंट थॉमे और हुगली में पुर्तगीज बस्तियां स्थापित की। तो सेंट थॉमे और हुगली में पुर्तगीज बस्ती किसने बसाया? नीनो डी कुन्हा ने। और इसने गोवा को पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी बनाई। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो इसने 1530 ईस्वी में अपना कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। ठीक है, तो कोचीन से गोवा मुख्यालय कब स्थानांतरित हुआ? 1530 में। और उस समय गवर्नर कौन था? नीनो डी कुन्हा। तो कुन्हा के समय में गोवा पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी बनी। ठीक है, औपचारिक राजधानी बनी। और 1534 ईस्वी में इसने बेसिन पर, 1535 ईस्वी में इसने द्वीप पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो बेसिन और द्वीप पर कब अधिकार किया? तो हाँ, बेसिन पर 1534 में और द्वीप पर 1535 में इसने अधिकार कर लिया। और धीरे धीरे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर
पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया। उससे पहले देखिए, इसी के समय सुलेमान रईस जो कि टर्की का सेनापति था और तोपची रूमी खां नीनो डी कुन्हा के विरुद्ध गुजरात के शासक बहादुर शाह की मदद करने हेतु भारत आए। तो आपको ध्यान रखना है कि 1536 ईस्वी में सुलेमान पाशा के नेतृत्व में एक टर्की जहाजी बेड़ा कुन्हा के विरुद्ध भारत आया और 1536 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच झड़प हो गई, हाथापाई हो गई। और इसमें क्या हो गया कि हाथापाई के दौरान जहाज से गिरकर, मतलब समुद्र में ही दोनों बातचीत के लिए आए, और होता है ना कि बातचीत करते करते देखते हैं अपने यहाँ भी हो जाता है कि चलिए बातचीत होगा, बातचीत करते करते बात इतना बढ़ता है कि हाथ पांव चलना शुरू हो जाता है, धक्का मुक्की मारम पिट्टी सब। तो बहादुर शाह की मृत्यु कुन्हा से हाथापाई के दौरान जहाज से गिर करके हो गई, ठीक है। और ये 1530 में गोवा पुर्तगालियों का मुख्यालय बना, ये तो है ही। कुन्हा के काल में दक्षिण पूर्व में सेंट टोमे, बंगाल में सतगांव, हुगली और चिटगांव में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र स्थापित हुए। तो जब आपसे पूछे कि पुर्तगालियों ने हुगली में व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसके काल में की, तो कुन्हा के काल में, सतगांव में कुन्हा के काल में, सेंट टोमे में कुन्हा के काल में, ठीक है। दमन पर अधिकार 1539 में कुन्हा ने किया, ठीक है। दमन पर अधिकार किसने किया? कुन्हा ने किया, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा विवादास्पद है कि दमन पर अधिकार, तो ये 38 तक ही इसका शासनकाल था, ठीक है। तो दमन पर अधिकार, सीधा वर्ष को नहीं देखेंगे, दमन पर अधिकार किसने कर लिया? कुन्हा ने कर लिया। इनके काल में श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों पर पुर्तगीजों का कब्जा हो गया। यानी नीनो डी कुन्हा के काल में श्रीलंका तक के भी कुछ क्षेत्र पुर्तगालियों ने जीत लिया, श्रीलंका तक के कुछ क्षेत्र को जीत लिया। और ये तो वही है, बेसिन और द्वीप पर अधिकार। अब देखिए अगला गवर्नर, जैसे 1534 में बेसिन और 35 में द्वीप और 39 में दमन, ठीक है। तो दमन का ये जो है ना, इसको सीधा अब आपको देखना है, बेसिन, द्वीप और दमन पर अधिकार कौन किया? कुन्हा किया। जेवा डी कैस्ट्रो, ठीक है, ये अगला पुर्तगाली गवर्नर बन के आया और इसने बीजापुर को पराजित कर दिया। बीजापुर वो राज्य जिससे 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया था। कब? 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया था, ठीक है। इसके बाद अल्बुकर्क के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, अल्बुकर्क पहला यूरोपीय गवर्नर था जिसने भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। याद रखेंगे, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला पहला यूरोपीय गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क। हालांकि सती प्रथा पूरी तरह से बैन किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। कौन बैन किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। लेकिन हमारा सवाल क्या होगा कि सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला पहला यूरोपीय गवर्नर कौन था? तब आंसर क्या लेंगे? अल्बुकर्क, ठीक है। अल्बुकर्क का शासनकाल 1509 से 1515 ईस्वी तक का था। अब अगला पुर्तगाली गवर्नर बन के कौन आया? जेवा डी कैस्ट्रो। और जेवा डी कैस्ट्रो ने बीजापुर को पराजित किया और 1518 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोलंबो और मलक्का में कारखाने की स्थापना की। देखिए, कोलंबो है श्रीलंका में और मलक्का कहाँ है? इंडोनेशिया में, ठीक है। मलक्का कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो कोलंबो में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना किसने की? जेवा डी कैस्ट्रो ने। अब देख लीजिए, पुर्तगाली प्रमुख के विरुद्ध भारत पर तुर्की आक्रमण कब कब हुआ, वर्ष, आक्रांता कौन था और स्थान। तो यहां से देखते हैं कि जैसे पूछेगा कि सुलेमान रईस ने पुर्तगालियों पर हमला कब किया, आक्रमण कब किया, तो 1529 में किया। और कहां पर किया? तो गुजरात के तट पर किया। सुलेमान पाशा ने पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान कब किया? 1538 में। और कहां किया? द्वीप पर किया। इसके बाद पेरी रईस ने कब किया? तो 1551 ईस्वी में किया। और यह कहां किया? मस्कट एवं भुज पर, भुज गुजरात में ही है। और अली रईस ने कब किया? 1534 ईस्वी में किया। और ये पश्चिमी समुद्र तट पर किया। और ये सब कौन थे? सुलेमान रईस, सुलेमान पाशा, ये सब तुर्की सेनापति थे। कौन थे? और उस समय गुजरात में मुसलमानों का शासन था और गुजरात और पुर्तगालियों के बीच निरंतर
मतभेद हो रहे थे, इसी को ध्यान में रखते हुए अक्सर गुजरात की सहायता करने के लिए तुर्की की सेना पुर्तगालियों के विरुद्ध भारत के अभियान पर आती थी। तो यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? यूरोपीय व्यापारिक कंपनी, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, और 18वीं सदी तक इनका प्रभाव भारत में कम हो गया, या कहिए कि समाप्त हो गया। इसके प्रभाव को खत्म कर दिया डचों ने, डचों के प्रभाव को खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। फिर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ, और फ्रांसीसी भी अंततः अंग्रेज से हार गए, और भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उपनिवेश बन गया, अर्थात गुलाम बन गया। ब्राजील का पता जब लग गया, ठीक है, तो ब्राजील का पता लगने के बाद जो पुर्तगालियों का इंटरेस्ट था भारत में, वो इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया कहाँ? ब्राजील में। तो पुर्तगाल की उपनिवेश संबंधित क्रियाशीलता जो है वो पश्चिम उन्मुखी हो गई, अर्थात अब वो ब्राजील की ओर ज्यादा उन्मुख हो गए, ब्राजील पर वो ज्यादा ध्यान देने लगे। डच और ब्रिटिश कंपनी के आने से हिंद महासागर में पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। यानी डच जब भारत आए तो डचों ने, और उसके बाद फिर अंग्रेज जब भारत आए तो डचों और अंग्रेजों ने पुर्तगाली प्रभुत्व को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और 1571 ईस्वी में पुर्तगाली एशियाई साम्राज्य 3 भागों में विभाजित किया गया। देखिए, एशिया में जो पुर्तगाल का शासन वाला क्षेत्र था एशिया में, उसको 3 भाग में बांटा गया। कैसे? तो देखिए, अफ्रीका, वहां मोजाम्बिक के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। उसके बाद भारत में जो शासन, भारत जैसे अफ्रीका में जो क्षेत्र जीता था पुर्तगालियों ने, तो उसका मुख्यालय मोजाम्बिक था और वो मोजाम्बिक के गवर्नर के अधीन था। भारत में जो क्षेत्र जीता, तो भारत में मुख्यालय बना लिया गोवा को राजधानी, और पूरे भारत के क्षेत्र को गोवा के गवर्नर के अधीन कर दिया। और उसके बाद जावा और सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में है, जावा, तो वो मलक्का उसकी राजधानी थी और मलक्का के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। तो आपको देखना है कि जो अफ्रीका और भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य था, तो अफ्रीका के साम्राज्य को मोजाम्बिक के गवर्नर के अधीन कर दिया, भारत के साम्राज्य को गोवा के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, और जावा यानी इंडोनेशिया के साम्राज्य को मलक्का के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। पुर्तगाली सामूहिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये याद रखेंगे कि पुर्तगाली सामूहिक साम्राज्य को या पुर्तगाली राज्य को किस नाम से जाना जाता था? एस्तादो द इंडिया। किस नाम से जाना जाता था? और पुर्तगाली अपने आप को समुद्र का स्वामी कहते थे। ये दोनों ही पूछता है। एस्तादो द इंडिया किसके साम्राज्य को कहा गया भारत में? पुर्तगालियों के साम्राज्य को। किसने खुद को समुद्र का स्वामी घोषित किया? तो पुर्तगालियों ने खुद को समुद्र का स्वामी घोषित कर लिया। क्यों? क्योंकि एक समय पुर्तगालियों का पूरे हिंद महासागर पर कब्जा हो गया था। ठीक है, अब अभी यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, ये अभी पीडीएफ जो है आपके पे चला जाएगा पीडीएफ, और उसके बाद आप लोग एक बार इसको आगे भी पढ़ के आएंगे। कुछ टाइपिंग एरर है तो धीरे धीरे उसको सुधार कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।